नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए YouTube वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमिस्टर के पेपर प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के यूनिट 2 के टॉपिक के बारे में, जो कि है वायरसेस एंड देयर जनरल फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं द हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ वायरस। ये जो टर्म वायरस है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पॉइजन और वेनम। वेनम का मतलब भी पॉइजन या जहर होता है। इन 1886 एडोल्फ मेयर ऑब्जर्व वायरस इन टोबैको प्लांट एंड द वायरस वेयर टीएमवी। सो 1886 में एडोल्फ मेयर ने टीएमवी के टोबैको प्लांट में एक वायरस पाया था, उसे टीएमवी का नाम दिया गया था, जिसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो पहला टोबैको प्लांट के ऊपर में ही वायरस का स्टडी किया गया था। सो अनविलिंगली वायरस का डिस्कवरी हुआ बाय एडोल्फ मेयर in 1886 in tobacco plant. Next, the virus is ultramicroscopic infectious agent that are metabolically inert and which multiply only within the plant cell or host. So, virus एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है। दैट मीन्स आप उसे सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख नहीं पाएंगे। वो जनरली इट्स अ वेरी स्मॉल और इट कैन बी विजुलाइज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये इन्फेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए इसे कहा गया है इन्फेक्शियस एजेंट। और उसके बाद देता आर मेटाबॉलिकली इनर्ट। एक्चुअली वायरसेस जिस तरह से हमारे बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया या फंगस में पाए जाते हैं, उनके सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। बट इन केस ऑफ वायरसेस देयर इज नो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड देयर ए सेलुलर एंटिटी, बिकॉज वायरस में सेल नहीं होता, ए सेलुलर एंटिटी होता है वो, तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता। उसी के लिए हमने बताया मेटाबॉलिक इनर्ट एंड विच मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल और होस्ट। सिंस दे आर इन्फेक्शियस, तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म में रहते हैं जिसे हम कहते हैं होस्ट। तो होस्ट के अंदर रहकर होस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यूज़ करके ये सर्वाइव करते हैं। ओके, विच मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल और होस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स एंड करेक्टर्स that कैन बी प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ वायरस। तो उस तरह के करेक्टर जो हर प्रकार के वायरसेस में हमें देखने को मिलती है। पहला है वायरस आर मेटाबॉलिकली इनर्ट। जैसे कि मैंने बताया, उनका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। कोई भी वायरस आपका सिम्बायोन, सेप्रोफाइट किसी प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ पैरासाइट ही होते हैं, और वो भी इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर रहकर सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरसेस कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट सेल। जैसे कि मैंने बताया, वायरस अपना प्रोटीन, जैसे कि आप सभी को इसी वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ वायरस के बॉडी में क्या क्या चीज़ है पाया जाता है। बॉडी मतलब कि सिंस इट इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए और डीएनए। तो जो भी हो, वायरस का जो प्रोटीन होता है उनके ए सेलुलर एंटिटी में, जो प्रोटीन होगा, जो एनर्जी यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा अपने प्रोटीन को बनाने के लिए, ये जितना कुछ होता है वायरस खुद से नहीं बना पाता, ये डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर। सो वायरसेस कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ ए होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर रहकर नहीं बना सकता। वायरसेस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी। वायरस का मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन दोनों ही चीज़ एक ही होता है दोस्तों, याद रखिए। वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन को व मल्टीप्लाई को हम रेप्लिकेट भी कहते हैं या रेप्लिका। तो वायरस का रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन सब होस्ट सेल के अंदर ही होता है बाय यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी। होस्ट सेल के
बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके अपने मल्टीप्लाई करते हैं वायरसेस। अभी हम देखेंगे वायरस अगर लिविंग हो तो उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम कंसीडर करते हैं, और इस वायरसेस को नॉन लिविंग भी कंसीडर किया जाता है, तो किस कारण से हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। तो वायरसेस को हम लिविंग कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, वायरस कैन अकर इन डिफरेंट स्ट्रेन्स। वायरस के बहुत प्रकार के स्ट्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक, जैसे कि टीएमवी वायरस का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो टीएमवी वायरस के बहुत प्रकार के स्ट्रेन्स व प्रकार आप कंसीडर कर सकते हो, टाइप्स के टीएमवी वायरस हो सकते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी लिविंग एंटिटी का। जैसे कि स्पीसीज के अंदर में भी वेराइटीज़ होते हैं, उसी प्रकार वायरसेस के, कोई भी वायरसेस का बहुत प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। वायरस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने कहा, वायरस के एंटिटी मतलब कि वायरस स्ट्रक्चर जो है, उनके स्ट्रक्चर के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है, या आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो बहुत प्रकार के जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में देखने को पाए जाते हैं। तो सिंस दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिविंग। वायरसेस कैन अंडरगो म्यूटेशन। जिस प्रकार से हमारे सेल के डीएनए में म्यूटेशन होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रीज़न, जैसे कि यूवी रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, या केमिकल एक्रीडिंग ऑरेंज। सो इस प्रकार के केमिकल की वजह से जिस प्रकार हमारे सेल के डीएनए में म्यूटेशन होता है, उसी प्रकार से वायरसेस के भी डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है। और वायरसेस में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा स्पीड होता है वहाँ पर म्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं। उसके लिए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल बा उनका मॉर्फोलॉजी चेंज होते रहता है बहुत आसानी से। दे गेट डिस्ट्रॉय बाय अल्ट्रावायलेट रे। यूवी रेस के वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जो कि एक जनरल फीचर्स हमारे नॉर्मल सेल का भी होता है। यूवी रेडिएशन से हमारे सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं, बैक्टीरियल सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये सब करेक्टर के वजह से वायरसेस को लिविंग भी कंसीडर किया जाता है। अभी हम कुछ करेक्टर्स देखते हैं जो कि बताते हैं कि वायरस नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो बेसिकली दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से बैक्टीरिया, फंगस या प्लांट या एनिमल में जिस प्रकार से सेल होता है, जो भी हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इट डजेंट मैटर बिकॉज सेलुलर स्ट्रक्चर है। बट इन केस ऑफ वायरस देयर इज नो सेलुलर स्ट्रक्चर, दे लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट रेस्पायर। रेस्पायर मतलब इस प्रकार से आप कंसीडर मत कीजिए दे सांस लेना, बिकॉज बैक्टीरिया सेल भी सांस नहीं लेता, बिकॉज वो उन लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। इट एक्चुअली मीन दैट दे डू नॉट रेस्पायर, दैट मीन्स दे डोंट प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी। सो यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता। सो दे यूज एटीपी और एनर्जी फ्रॉम द होस्ट सेल। ओके, सो रेस्पायर बैक्टीरिया में भी आपको पता है कि एटीपी प्रोडक्शन होता है। तब प्लांट सेल, एनिमल सेल या फंगस में भी एटीपी प्रोडक्शन होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया रीजन, एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया मेसोसोम में आपका रेस्पिरेशन होता है। दैट मीन्स एटीपी प्रोडक्शन होता है। दे डू नॉट मूव एंड ग्रो आउटसाइड द सेल। जैसे कि बताया, होस्ट सेल के बाहर में ये मूव भी नहीं कर सकते या ग्रो भी नहीं कर सकते, मतलब कि अपना नंबर भी नहीं बढ़ा सकते। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन अ बोटल लाइक ए केमिकल। अगर वायरस होस्ट सेल के बाहर रहे तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में हम देख सकते हैं उसे, और उसे हम बोतल के अंदर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिस प्रकार से हम केमिकल को स्टोर करते हैं। तो उसके बाद दे लैक एंजाइम सिस्टम एंड डोंट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। जैसे कि मैंने बार बार बताया है कि उनका अपना एंजाइम नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं दिखने को मिलता। सो ये सब करेक्टर की वजह से हम इसे नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि वायरसेस एक ऐसा चीज़ है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में पाया जाता है।
इनका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एक एक नया डोमेन है। इसी की वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरसेस को एक सेपरेट प्लेस मिला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वायरसेस के शेप साइज। अगर देखें तो वायरसेस बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा होता है। ये कंसीडर कर सकते हैं, ये है एक इकोलाई बैक्टीरिया, इशर्शिया कोलाई भी हम कहते हैं, जिसका साइज 3000 इंटू 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो इसका शेप अगर आप इतना कंसीडर करते हो तो इसी के पास में एक छोटा सा वायरस है जिसका नाम है पोलियो वायरस। 30 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। तो इसका कंपैरिजन में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, वायरस कितना ज़्यादा छोटा होता है। सो वायरस का जो साइज़ होता है इट कैन रेंजेस फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 1400 नैनोमीटर। उसी में से कुछ एक जायंट मिमी वायरस का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो दिस जायंट मिमी वायरस कैन गोज अप टू 800 नैनोमीटर साइज। पोलियो वायरस तो 30 नैनोमीटर है। तो वायरसेस के शेप बुलेट शेपेड भी हो सकते हैं, जो बंदूक की गोली का शेप जो होता है उसे हम बुलेट शेप कहते हैं हम, या फिलामेंट एक रस्सी की तरह। वायरल स्ट्रक्चर, तो वायरस के बॉडी को अगर आप कंसिडर करें तो वायरस का जो बॉडी होता है ये बना होता है दो चीज़ से। पहला तो हो गया न्यूक्लिक एसिड और दूसरा हो गया प्रोटीन। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोकेमिकल कंपाउंड है या बायोलॉजिकल कंपाउंड कह सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। सो बायोमोलिक्यूल है जो कि आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ये न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। उसके साथ ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। सो वायरस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज न्यूक्लिक एसिड, अदर वन इज प्रोटीन। उसके बाद जीनोम और द न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। जैसे कि मैंने बताया, ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो वायरल कोर कहते हैं हम इसे, वायरल कोर माने वायरस के बीच में पाया जाता है। तो ये वायरल कोर को प्रोटेक्ट करता है एक प्रोटीन लेयर जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो कैप्सिड इज ए प्रोटीनिशियस लेयर विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड एंड वायरल कोर। सम वायरसेस हैव एनवेलप आउटसाइड द कैप्सिड। तो किसी वायरस के कैप्सिड के बाहर एक एनवेलप होता है विच इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि होस्ट से ड्रिवेन होता है या होस्ट से पाया जाता है। यहाँ पर पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं। तो ये एनवेलप कोई वायरस में दिखने को मिलता है। किसी वायरस में ये एनवेलप नहीं पाया जाता। अगर एनवेलप नहीं रहता तो हम उसे कहेंगे नेकेड वायरस। क्या कहेंगे हम? नेकेड वायरस। अगर रहता है तो कंप्लीट वायरस कहेंगे। ठीक है, तो ये एनवेलप आपके कैप्सिड के बाहर में रहता है एंड दिस एनवेलप इज ड्रिवन फ्रॉम द होस्ट। ऐसा माना जाता है कि ये एनवेलप होस्ट के द्वारा पाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसे हम कहेंगे वायरल जीनोम। तो वायरल जीनोम कितना प्रकार का हो सकता है? तो वायरल जीनोम मैंने बोला आइदर इट कैन बी ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, या राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए ये दोनों ही फॉर्म आपके दो प्रकार से रह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया दैट इट कैन बी फाउंड एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड, जो यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए या आरएनए दोनों ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी रह सकते हैं, या इट कैन बी फाउंड एज ए डबल स्ट्रैंडेड, इस प्रकार से भी रह सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रह सकते हैं। और आइदर इट कैन बी ए सर्कुलर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में दिखने को मिलेगा, या लीनियर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में दिखने को मिलेगा। जब भी डीएनए का दो पार्ट यूनाइटेड ना हो तो उसे हम लीनियर कहेंगे। इस प्रकार से अगर कोयल होके रहा तब भी हम लीनियर कहेंगे, और दो एंड अगर अटैच हो चुका है तो उसे हम सर्कुलर कहेंगे। वायरल कैप्सिड, तो वायरस में कैप्सिड एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहते हैं हम हेलिकल। सो हेलिकल कैप्सिड होता कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो कैप्सिड है ये है प्रोटीन सब यूनिट। ये बहुत सारे कैप्सिड माने कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड के एक एक यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। सो कैप्सोमियर्स मिलकर बनाते हैं कैप्सिड। तो यहाँ पर जो कैप्सिड है ये है एक फिलामेंटस, जो कि इस प्रकार से मूवमेंट कर आपका कैप्सिड बनाता है। तो फिलामेंटस कैप्सिड बनाता है लॉन्ग ट्यूब।
एक लंबा सा ट्यूब बनाता है जो कि प्रोटीन से बनाता है, उसके अंदर में होता है फिलामेंटस बाय स्पाइरल जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर रहता है, ये इसे हम कहते हैं हेलिकल कैप्सिड। उसके बाद आता है क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इन कैप्सिड। तो यहाँ पर आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर होगा या आइकोसाहेड्रल कैप्सिड होगा, जहाँ पर 20 ट्राइंगुलर साइड होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर क्यूब भी मैंने 3D बनाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर वायरस के आप देख सकते हो 20 ट्राइंगुलर साइड होंगे, तो इस प्रकार का आपका कैप्सिड होगा, और इसका उदाहरण है HIV वायरस या एडिनो वायरस। उसके बाद जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री इन कैप्सिड। तो यहाँ पर बॉडी जो होता है वायरस का 3 भाग में डिवाइड होता है जनरली, हेड, कॉलर एंड टेल, ठीक है। तो ये हेड होता है आपका क्यूबिक इन नेचर, ठीक है। तो क्यूबिक इन नेचर होगा, और इस हेड के अंदर में ही आपका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ठीक है। सो DNA इसके अंदर में रहेगा जो कि पास होता है होस्ट के अंदर। उसके बाद ये कॉलर रीजन होता है जो कि हेड और आपके कोर को अटैच करता है आपके टेल के साथ, ठीक है। तो ये टेल और हेड के बीच में आपके कॉलर रीजन आ जाता है, उसके नीचे आता है कोर, और ये कोर को कवर करके रखता है आपका ये हेलिकल शीट, ठीक है। ये है आपका हेलिकल शीट। सो ये हेलिकल शीट के नीचे की तरफ एक आपका प्लेट होता है जिसे हम कहते हैं टेल प्लेट, ठीक है। इस प्लेट के साथ ही आपके जो वायरस को मूव करने के लिए सहाय करते हैं उसे हम कहते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। ये टेल फाइबर आपके टेल प्लेट के साथ लगा होता है जो कि हेक्सागोनल इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल बेस प्लेट होगा, उसके बेस प्लेट के नीचे में होस्ट के साथ अटैच करने के लिए, एंकर करने के लिए या चिपकने के लिए कुछ एक पिन की तरह होते हैं, उसे हम कहते हैं टेल पिन्स। क्या कहेंगे हम? टेल पिन्स, जो कि होस्ट के सरफेस को अच्छे से पकड़ने के लिए सहाय करता है। और ये टेल फाइबर आपके होस्ट के सरफेस के ऊपर मूव करने के लिए सहाय करता है, और टेल फाइबर 6 इन नंबर होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियाफाज, जो कि इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। ये थे कैप्सिड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन इन वायरस। दोस्तों, जब भी वायरस अपना नंबर 1 से ज़्यादा कर लेता है होस्ट सेल के अंदर, तो उसे हम रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो वायरस में रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम लाइटिक साइकिल, और दूसरे को कहते हैं हम लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये दोनों ही साइकिल में जो प्रोसेस होता है, इसमें माने 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में से लाइटिक साइकिल में 5 स्टेप होते हैं, और लाइसोजेनिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल में 2 स्टेप कॉमन रहते हैं, जहाँ पर अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन सेम होगा। तो मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से वायरस अपना रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन करते हैं। कंसीडर कीजिए एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं इकोलाई। तो एक इकोलाई बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर में कोई एक बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस आकर बैठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए बैक्टीरियोफाज अपना टेल फाइबर और टेल प्लेट्स यूज़ करते हैं एंड टेल पिन्स यूज़ करते हैं फॉर द अटैचमेंट प्रोसेस। अटैचमेंट के बाद ये क्या करता है, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, इसे बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मतलब साइटोप्लाज्मा में रिलीज कर देता है। इसे कहते हैं हम पेनिट्रेशन, ठीक है। सो पेनिट्रेशन करने के बाद अभी वायरस आइदर लाइटिक साइकिल में जाता है या लाइसोजेनिक साइकिल में जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बात याद रखिए दोस्तों, जब वायरस के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा हो, अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब क्या, जब भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर इन्फेक्शन ज़्यादा हो, अगर बैक्टीरिया ज़्यादा सराउंडिंग में है तो वायरस क्या करेगा, लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेगा। किस लिए मैं बताता हूँ। लाइटिक साइकिल में वायरस बैक्टीरिया सेल को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है अपने बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। बट लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैच करके बैक्टीरिया के साथ डिवाइड करता है।
ये कब करता है? जब बैक्टीरिया का नंबर कम हो, इसी के लिए लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। सो लाइटिक साइकिल में पहले हम लाइटिक साइकिल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा, ये है आपका वायरल जीनोम। वायरल जीनोम क्या करेगा? होस्ट के मशीनरी, मतलब कि होस्ट में जो बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म होता है उसको यूज़ कर कर अपना वायरल जीनोम मल्टीपल नंबर में बनाता है, प्लस वायरल प्रोटीन देती कैप्सिड बनाता है। ये कैप्सिड बनने तक या वायरल जीनोम बनने तक ये स्टेप को कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। यहाँ पर वायरस पार्टिकल्स बनते हैं। उसके बाद ये वायरस पार्टिकल जब फुल्ली बन जाते हैं तो ये असेंबली होते हैं या मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेच्योरेशन एंड असेंबली। यहाँ पर देखिए वायरल जीनोम और वायरल प्रोटीन सेपरेट था, ये दोनों क्या होते हैं? असेंबल हो जाते हैं और वायरस पार्टिकल मेच्योर हो जाते हैं, एकदम फुल्ली मेच्योर होता है। और बाद में ये वायरस पार्टिकल जब मेच्योर हो जाए और सेल के अंदर फुल हो जाए तो ये सेल ब्रस्ट हो जाता है, लाइसिस हो जाता है और यहाँ से वायरस रिलीज हो जाता है। ये स्टेप को कहते हैं हम रिलीज। तो यहाँ पर सिंस बैक्टीरिया सेल लाइसिस हुआ, इसी की वजह से इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया का सेल का नंबर ज़्यादा हो तो ये परफॉर्म करता है। और कभी कभी बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल इज़ वेरी लेस, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छे नहीं होते, फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में पाए नहीं जाते, तो बैक्टीरिया सेल भी डिवाइड नहीं कर पाते। तो उस वक्त जब बैक्टीरियाफेज इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट करने के बाद अपना जीनोम अंदर डाल देगा बैक्टीरिया सेल के अंदर, और ये जीनोम जाकर आपके बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और जिस प्रकार से बैक्टीरिया सेल अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है सेल डिवीज़न के थ्रू, बाइनरी फिशन या बर्डिंग, किसी प्रकार से भी, तो ये बैक्टीरिया सेल के साथ मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। वायरल जीनोम बढ़ते हुए जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो वायरल जीनोम जो कि बैक्टीरिया सेल के साथ इंटीग्रेट होकर रहा है, ये फिर से लाइटिक साइकिल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा जब बैक्टीरिया सेल का नंबर बढ़ जाएगा। और उसी प्रोसेस को आप देख सकते हो, वायरल जीनोम बनेगा, कैप्सिड बनेगा, मैच्योरेशन होगा और उसके बाद रिलीज होगा। तो ये था आपका वायरल रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ आप सभी को और आपका सिलेबस कंप्लीट करूँ जल्द से जल्द। आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को और थोड़ा सक्सेस पाने के लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ ये नोट्स बनाने के लिए, हैंडमेड नोट। सो मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ। तो मिलते हैं और एक नए टॉपिक लेकर, यूनिट 2 का ही होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।